Hello everyone, this is Advocate Ragib Naushad and welcome to the YouTube channel of MAFEC. This is our 8th lecture of the series Indian Polity by M. Lakshmikant, and today we are going to start the new chapter, that is chapter number 4, Preamble of the Constitution. Alright, so let's begin with the Preamble of the Constitution. तो कहता क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। सबसे पहले अगर कहीं पर प्रीएम्बल की शुरुआत हुई तो दैट वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बहुत सारी कंट्री जैसे कि इंडिया ने भी इसको फॉलो किया। अब प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल का मतलब है कि इट इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो इंट्रोडक्शन, जहाँ से जो इंट्रोडक्शन की बातें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ होता है। आप जब अपनी कोई किताब खोलेंगे तो किसी भी किताब के सबसे शुरुआत में इंडेक्स होता है या इंट्रोडक्शन होता है। उसमें बताया जाता है कि दीज आर द चैप्टर्स एंड दीज चैप्टर्स डील विथ these टॉपिक्स। ऑलराइट, उसी तरह से समझ लीजिए कि एक प्रियम्बल है, मतलब वो एक इसेंस दे देता है कि व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एन ए पालखी वाला एक इमिनेंट जूरिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये जो मैंने पिंक कलर से ये कलर करा हुआ है। तो अब इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, ये जो एन ए पालकी वाला का स्टेटमेंट है, प्रियम्बल के बारे में जब भी आप लिखना हो तो इंट्रोडक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रियम्बल के बारे में सवाल आ रहा है तो प्रियम्बल के बारे में आप लिख सकते हैं कि पालकी वाला एन एमिनेंट जूरिस्ट कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको नॉर्मली तो ऐसे एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन तो नहीं पूछेगा, फिर भी आइडेंटिटी कार्ड बोला है इनके पालकी वाला ने। ये अगर ध्यान में रखिएगा तो दोनों ही चीजें हो जाएंगी, आप मेंस में आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, ये प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी है कि व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं बताऊंगा, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? नेहरू जी ने जो ड्राफ्ट किया गया था और मूव किया गया था नेहरू जी के द्वारा, और बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट भी कर लिया था। तो मूव कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, है ना। 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या है, किन किन चीजों पे जो हम लोग संविधान बनाएंगे। फिर वही बाद में जाके प्रियम्बल जो है का रूप लेता है। सबसे लास्ट में प्रियम्बल आया था। तो अब देखते हैं कि इसको अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रियम्बल जो है ना, ये आज तक सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, ओनली वन टाइम। और वो भी वन टाइम कब किया गया है? ये 42nd अमेंडमेंट जो 1976 है इस वक्त। ठीक है, और ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दीज 3 वर्ड, सोशली, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं क्वेश्चन एक फॉर्म करके बताता हूँ। क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, लिखा हुआ होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग was not added to the preamble by 46th amendment। अब उसमें वर्ड दे देगा एक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इंटीग्रिटी। तो अब उसमें डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट से नहीं ऐड हुआ था, तो आप उसको तुरंत जान पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये 3 ही ऐसे वर्ड है जो कि बाद में ऐड किए गए थे, है ना। और एक ही बार तो अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट क्या है प्रियम्बल का। दरअसल आज जो ये प्रियम्बल का हम लेक्चर कर रहे हैं तो आज हाफ करेंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक में भी कर लें, पब्लिक तक, और कल जो है हाफ पार्ट अलग से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मतलब। आइए, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल क्या कहता है। अब टेक्स्ट कह रहा है हमारे प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves the Constitution। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रियम्बल जो है क्या कह रहा है कि ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, ये संविधान दे रहा है खुद को, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया।
अब कहता है कि इंडिया को क्या क्या बनाता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे वर्ड्स का अभी हम लोग आगे इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में अभी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी बोल के फायदा नहीं। जस्टिस बोला, सोशल इकोनॉमिक भी मिले और पॉलिटिकल, तीनों तरह का जस्टिस मिले। लिबर्टी मिले, तो लिबर्टी किस किस चीज की लिबर्टी, आजादी हो, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का हो। अगर इक्वालिटी की बात करें तो स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी प्रमोट करना है उनके बीच, और एश्योर करना है डिग्निटी हो, इंडिविजुअल्स को मिले, यूनिटी इंटीग्रिटी रहे देश में, है ना। और कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर आज ये दिन है 26 डे ऑफ नवंबर का, मतलब 26 नवंबर 1949 है। और हम लोग जो है अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट भी करते हैं, और खुद को ये संविधान देते हैं। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है इस प्रियम्बल में। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे वो सारे वर्ड्स देखेंगे, जिसमें से आज जो है 5 हम लोग देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेंगे, फिर कीवर्ड्स क्या क्या, सोवरेन देख रहे हैं आज, सोशलिस्ट देख रहे हैं, सेक्युलर देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक देख रहे हैं, और रिपब्लिक देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग इंग्रेडिएंट्स से अब 4 इंग्रेडिएंट्स है, जरा वो देखते हैं। प्रियम्बल जो 4 इंग्रेडिएंट्स की बात करता है, सबसे पहला बात करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी देखा था ना, सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी हमने देखा था कि सोर्स की बात कर रहा था। वो सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी किससे डिराइव करता है, वी द पीपल। हमने अभी देखा ना, ये देखिए कह रहा है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ये हैविंग सोलेमनिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। तो हम पीपल ऑफ इंडिया जो हम लोग दे रहे हैं खुद को संविधान, तो सोर्स हम खुद है, वी द पीपल। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, बोला नेचर कैसा है इंडियन स्टेट का, तो कह रहा है कि इंडिया को बताता है ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, और एक रिपब्लिकन पॉलिटी है। ये सब क्या होता है अभी समझने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहता है ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिले, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फोर्थ में सॉरी, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट है ये है 26 नवंबर 1949, जब अडॉप्ट इनेक्ट किया गया था। ये हमने देखा ना, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है ना, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। की वर्ड्स क्या क्या है प्रियम्बल में, ये देखते हैं। सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब देखिए आजकल क्या हो गया ना कि यूपीएससी क्या करने लग गई है कि अब इन टर्म्स पे, पहले क्या था कि कुछ नहीं है तो पहले इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, है ना, व्हाट इज द सोर्स, ये सब इजी इजी चीजें पूछ गई। अब इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, लिबर्टी वगैरह से आपने 2-3 बार सवाल देखे होंगे, यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है। तो इसलिए हम लोग को वर्ड का मतलब पता है। इवन इनफैक्ट सॉवरेन से भी एक सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में, अगर बात करें तो पूछा जा चुका है ना। उसमें इसका आंसर था नो एक्सटर्नल कंट्रोल, ऐसा करके कोई ऑप्शन दिया हुआ था। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है, सॉवरेन का मतलब है, कहता है कि इंडिया जो है ना इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। कह रहा है कि सॉवरेन का मतलब ही होता है सॉवरेन, सबसे ऊपर, है ना। हम जो है किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं, किसी दूसरे कंट्री के डोमिनियन में नहीं। इससे पहले बात चल रही थी ना कि इंडिया ब्रिटिश का डोमिनियन बन जाएगा, लेकिन है क्या, ऐसा नहीं है ना। हम किसी के डोमिनियन नहीं है, हम किसी भी कंट्री के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, हम लोग सोवरेन कंट्री है, समझ गए, इंडिपेंडेंट स्टेट है हम लोग। नो अथॉरिटी, मतलब हमारा कोई अथॉरिटी है क्या, इंडिया से ऊपर है क्या कोई, नहीं है ना। इंडिया इज सोवरेन। अब अभी वो जो आप देख रहे हैं कि हाँ यूएन है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, तो वो इंडिया से ऊपर नहीं है, वो समझ रहे हैं, इंडिया की भले उसमें मेंबरशिप है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया की सोवरेनिटी को वो खत्म कर दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यूएन जो चीज बोल दे एकदम वो एकदम बाइंडिंग ही है इंडिया पे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इसीलिए बोलते हैं। समझ में आ गया, तो आइए आगे बढ़ते हैं। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of foreign state. अब कह रहा है हम जब सॉवरेन है मतलब अपनी मर्जी के मालिक, सीधा याद रखिएगा। और एक जो चीज आपको बहुत ध्यान रखना है, बस एक एक
वो जो सेंटेंस है या टर्म समझ लीजिए, बस वो आप ध्यान रख लीजिएगा, सॉवरेन का मतलब सही है। आप जो है किसी भी एग्जामिनेशन में आंसर गलत नहीं करके आएंगे। और वो बस एक लाइन का ये बात है, यहां मैं लिख रहा हूं, नो फॉरेन कंट्रोल। ठीक है, नो एक्सटर्नल कंट्रोल, इसी का मतलब होता है सोवरेन होना। मतलब अपनी मर्जी के हम खुद मालिक हैं, है ना। तो ये सेंटेंस मुझे याद आ गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप यूट्यूब पे कीजिए, उनका एक स्पीच है। तो उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि अब ये भारत देश जो आजाद हो गया है, अब अपनी मर्जी के मालिक हम खुद हैं, है ना। तो वो सोवरेनिटी को दर्शा रहे थे। तो चलिए, ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि सॉवरेन स्टेट है इंडिया, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, ले सकता है अपने हिस्से में। ठीक है। और अगर वो चाहे तो अपने टेरिटरी के कुछ पार्ट को जो है दूसरे फॉरेन स्टेट के फेवर में भी दे सकता है। ठीक है, ये मर्जी है भाई, अपनी मर्जी के हम खुद मालिक है ना। दूसरा वर्ड आइए देखते हैं, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? अब सोशलिस्ट का मतलब, अगर हम अब आपसे एकदम कहें कि भैया आप लेमैन में बोलो तो व्हाट इज सोशलिस्ट, व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलते हैं, समाजवाद, है ना। समाजवाद कह रहा है कि जो भी चीजें हो लोगों के बीच में इक्वल बंटना चाहिए, चाहे वो पैसा हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो। तो दैट इज सोशलिज्म, है ना। सबके बीच में बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए, है ना। इसी को तो सोशलिज्म कहते हैं। तो ये सोशलिस्ट वर्ड जो है, ये तो बाद में आया, है ना। ये वर्ड अभी हमने देखा था ना, कौन से तीन ऐसे वर्ड हैं जो बाद में है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो जिसमें से एक ये भी वर्ड है जो कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ तक कि इवन के ये जो वर्ड ऐड किया गया संविधान में, मतलब आपके प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, उसके अंदर सोशलिस्ट कंटेंट पहले से मौजूद था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 जो है वो क्या बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ऐसे पॉलिसीज जिसको स्टेट को फॉलो करना है ना। तो उसमें पहले से इस तरह के सोशलिस्ट कंटेंट पहले से ही मौजूद रहे हैं, है ना। कि मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको एक सोशलिस्ट टेंडेंसी को दर्शाता है भारत के। ठीक। अब आइए, तो वही कहा जा रहा है कि यही जो पहले से इम्प्लिसिट था, मतलब पहले एकदम स्पेशली बोला नहीं गया था कि हमारा देश जो है वो सोशलिस्ट है, लेकिन जो प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो ये दर्शा रहा था ना कि इंडिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो वही पहले इन इम्प्लिसिट था, अब एक्सप्लिसिटली बता दिया गया है, मतलब खुल के लिखा हुआ है प्रियम्बल में, ये बात ये कह रहा है ये लाइन। ठीक है। अब कहता है कांग्रेस पार्टी ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था to establish a socialistic pattern of society in its अवधि सेशन। जब अवध का सेशन हुआ था तो उसमें खुद कांग्रेस ने बोला था कि हम लोग जो है एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएंगे, मतलब एक समाजवाद वाली सोसाइटी बनाएंगे। मतलब सबको समान अधिकार रहेगा, सब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, पैसा हो प्रॉपर्टी हो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबके बीच में नो डिस्पैरिटी। ठीक है। अब आइए उसके बाद बात करते हैं कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है ना, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ना। अब डेमोक्रेटिक है, अब कहता है ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। मतलब कि अब देखिए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या आता है, सोशलिज्म तो है लेकिन वो सोशलिज्म को दे कौन रहा है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में मतलब कि स्टेट का खुद का कंट्रोल है उसके ऊपर, उसकी मर्जी है वो किसके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, दैट इज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। लेकिन भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ना। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, मतलब डेमोक्रेसी में वी द पीपल का राज होगा, वी द पीपल। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे स्टेट नहीं देगा, हम खुद अपने आप को ये सोशलिज्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, जैसे कि चाइना जो है, रशिया है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कह रहा है
वही इंडिया के जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें वो जो प्रोडक्शन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, ठीक है, ये सब जो है बिल्कुल इक्वली होगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबॉलिशमेंट, मतलब बोल रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास ना हो। अब देखिए, ये तो बात हम लोगों ने कर लिया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास ना हो। ठीक। लेकिन जब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की हम लोग बात करेंगे, तो ये बोलता है मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। मतलब कि देखो, पब्लिक भी एग्जिस्ट करेगा और प्राइवेट भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगा, जो इंडिया में इंडियन इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी प्रिवेल कर रहा है और साथ में पब्लिक सेक्टर भी प्रिवेल कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है ना, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट काम कर रही है सिर्फ, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें कि अब जैसे रेलवे है, ठीक है, तो अब रेलवे में अगर एसी का किराया 1300 रुपए, वो सबके लिए है। अगर स्लीपर में 500 रुपए किराया, वो सबके लिए है। वो बियर कर रही है स्टेट, खुद लॉस बियर करके भी दे रही है आपको, है ना। तो आपको ये समझना है कि इंडिया इंडिया की जो सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करता है एक साथ में। ठीक है, वहीं हमने कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या देखा था कि अब सारी चीजों का नेशनलाइजेशन। देखिए, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या कि सब कुछ स्टेट के अंदर, मतलब सरकार के ही पास होगा। चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी प्रोड्यूस हुआ, जो भी पैदावार हुआ, वो सारा कुछ सब कुछ जो है नेशन खुद ही करेगा। ऐसा तो नहीं है ना इंडिया में। अब हम खुद भी अगर चाहें तो एक इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं ना, जहाँ पे बल्ब बनाएंगे, मरकरी बनाएंगे, वायर बनाएंगे और उसको बेचेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ। पहले क्या था कि पहले प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, कि बैंक में जो प्राइवेट लोग हैं वो खुद अपनी बैंक खोलते थे, और वो जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते थे, बैंक लोन देती थी। लेकिन बाद में नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब उसको जो है सरकार अपने अधीन लेती है और बोलती है कि नहीं, तुम जो है सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को दोगे लोन, हम गरीबों को भी देंगे, हम फार्मर्स को भी देंगे, हम छोटे मजदूरों को भी देंगे, हम मिडिल इनकम पीपल को भी देंगे। तो ये नेशनलाइजेशन हुआ, है ना। और इंडिया में क्या है कि प्राइवेट भी एग्जिस्ट कर रहा है और पब्लिक भी एग्जिस्ट कर रहा है साथ में, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है ना, जो इंडिया में है, उससे क्या हम लोग करते हैं, पॉवर्टी को खत्म करते हैं, इग्नोरेंस को, डिजीज को, और जो इनइक्वालिटीज है अपॉर्चुनिटीज की, उसको भी। जैसे कि बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। जैसे हम बात किए ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, कि अब कोई गरीब है, उसको भी अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उस किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसको भी सरकार पैसे दे रही है कि लो, ये तुम पैसा लो और तुम भी एक फैक्ट्री सेटअप कर लो, तुम भी एक छोटी सी कोई कंपनी खोल लो, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज जो थी उसको जो है खत्म करने की कोशिश है। जो इंडियन सोशलिज्म है ना, वो ब्लेंड है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, मिक्सअप है मार्क्सिज्म का भी और गांधीज्म का भी। कहता है लीनिंग हेविली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। लेकिन जो इंडिया का जो सोशलिज्म है, ब्लेंड तो है, मिक्सअप तो है दोनों का, लेकिन गांधीयन सोशलिज्म की ओर ज्यादा लीन है। ठीक है, अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर ये गांधीयन सोशलिज्म क्या है और ये मार्क्स का सोशलिज्म क्या है। देखो, गांधीयन सोशलिज्म जो है ना, गांधी जी ये कहते थे कि देखो, अभी मैं गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ कि गांधी जी की जो सोशलिज्म थी, गांधी जी ये कहते थे कि एक ऐसा सोसाइटी होगा जहां पे ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, नो रिच नो पुअर। कह रहा नो क्लास कंफ्लिक्ट, मतलब किसी के बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, और एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का, एकदम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो, एकदम हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। ठीक है, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। तो मतलब एक चीज आप कंक्लूड कर रहे हैं, गांधी की का जो सोशलिज्म है ना, ये आइडियलिज्म पे बेस्ड है। अब मतलब कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि एकदम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो जाए देश की? ये हो ही नहीं सकता है। कोई नो रिच रहे, नो पुअर रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं कि नहीं? हमारी कोशिश होती है कि नहीं कि कोई भी आदमी पुअर ना रहे। हाँ, नो रिच भले हम लोग नहीं बोलते हैं,
लेकिन नो पुअर हो इसकी तो बात हम लोग करते हैं, कोई क्लास कंफ्लिक्ट ना हो इसकी कोशिश तो हम लोग करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल हो जाए कोशिश तो हम लोग करते हैं ना। तो वायलेंस ना हो इसकी कोशिश तो करते हैं। इसीलिए कह रहा है कि गांधी की जो सोशलिज्म है, इंडिया की जो सोशलिज्म है, गांधी सोशलिज्म की ओर ज्यादा लीन है, टिल्टेड है। अब ये तो बात हुई गांधी की। अब ये मार्क्स का सोशलिज्म क्या, देखो मार्क्स का जो सोशलिज्म है ना, मार्क्स के बारे में अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, 1 मिनट ये देखो आप, मैं इसको जो है अ, ये लो, कर दिया मैं इसको रब। अब यही पे मैं ताकि लिख दूंगा। अब अगर हम मार्क्स के सोशलिज्म की बात करें तो मार्क्स का सोशलिज्म ये था, देखो मार्क्स सीधा ये कहता था ना कि जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का मतलब क्या, कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पीपल्स हैं, जिनकी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज है, वही लोग सारा कुछ चला रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि मुकेश अंबानी, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी है उनके पास। प्रॉपर्टी ही नहीं, देश की एक समझ लो कि एक हिस्सा इकोनॉमी का वो खुद चला रहे हैं, है ना। देश में अडानी है, रतन टाटा है, ये वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो आप एक तरह से समझिए कि ये जो कैपिटलिज्म है, मतलब लोग जिनके पास जो इतने इतने उद्योग के मालिक हैं, ठीक है, इतनी इकोनॉमी जो है उन पर डिपेंड करती है। तो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है ना, मार्क्स कहते थे कि ये फ्लॉड है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि ये एक ना एक दिन फेल जरूर कर जाएगा। और उनका ये कहना होता था कि कैपिटलिज्म ना हो, जब बल्कि जो वर्किंग क्लास के पीपल है ना, वर्किंग क्लास, जो लोग अछूते रह गए, बोला जाता, वो ये कहते थे कि ये कैपिटलिस्ट से लेकर के ये इनको दे दो, वर्किंग क्लास पीपल के दे दो, वर्किंग क्लास के लोगों को दे दो। तो अब देखो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में क्या है, कैपिटलिज्म कंप्लीटली खत्म है क्या, नहीं है ना। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कैपिटलिज्म का। उसके साथ साथ में हम लोग क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी कोशिश करते हैं ना। तो ये था मार्क्स का कंसेप्ट, ठीक है। मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा जो है वो, मतलब आप एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच कह सकते हैं, और गांधी के सोशलिज्म को आप आइडियलिज्म कह सकते हैं, ठीक है, आइडियलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। तो इस दोनों का ब्लेंड है, लेकिन हेविली टिल्टेड है टुवर्ड्स गांधीयन के सोशलिज्म को, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। और जो कि नया इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आया, जिसको आप एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब इकोनॉमी इंडिया की लिबरलाइज हो गई, प्राइवेटाइज हुई और ग्लोबलाइज हुई। लिबरलाइज का मतलब थोड़ा सा लिबरल किया गया, प्राइवेटाइजेशन का मतलब थोड़ा सा प्राइवेट हैंड्स में दिया गया, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि जो बाहर के जो ग्लोबल जो कंपनीज वगैरह, उनको भी जो है इंडिया में परमिशन दे दिया गया आने का। फॉर एग्जांपल जो हम लोग एफडीआई करते हैं, है ना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब कब से होने लग गया, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया था 1991 में, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो कह रहा है ये जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना, इसने डाइल्यूट कर दिया सोशल क्रेडेंशियल ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल था, मतलब पहले ऐसा कि एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब कुछ, अब यहाँ पे ऐसा कहाँ रहा। आप एलपीजी रिफॉर्म ला रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट अथॉरिटी को ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं आप, है ना, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिया में आ जाएंगी। तो कहाँ से इंडियन सोशलिज्म वर्क कर रहा है। तो ये इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। आइए तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड इज सेक्युलर। अब सेक्युलर जो है ये वर्ड भी ऐड किया गया था बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हाँ, भले ही ये सेक्युलर वर्ड जो है ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इसको ऐड किया गया 1976 से, उससे पहले। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोग आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग कहेंगे कि इंडिया वाज नॉट सेक्युलर बिफोर 1976। नहीं, ये बिल्कुल गलत कहना है, क्योंकि 1976 से पहले भी इंडिया सेक्युलर था। हाँ, ये जरूर ठीक बात है कि ये वर्ड सेक्युलर जो है ये 96 अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में लाया गया था। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस हिसाब से बनाया गया है, आप उसके स्ट्रक्चर को देख के आप समझ जाओगे कि इंडिया तो पहले से सेक्युलर है ना। अब वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू एस्टैब्लिश सच ए स्टेट एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 टू 28 हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल 25 टू 28 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है ना, फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 25 से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब रिलीजन का अधिकार, फंडामेंटल राइट है, कोई छीन नहीं सकता है। तो आप कह सकते हैं ना कि ये तो सेक्युलर कंट्री है,
क्योंकि सेक्युलर कंट्री है तभी तो सबको जो है अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार दिया जा रहा है। तो इससे दिख रहा है ना कि इंडिया वॉज सेक्युलर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडी द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब क्या कह रहा है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का। अब एक होता है पॉजिटिव कंसेप्ट और दूसरा होता है निगेटिव कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट है, और अगर मैं कह दूं एग्जाम्पल में कि इसराइल हैज अ निगेटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव का मतलब है कि सारे धर्मों के लोगों को अधिकार है कि वो जो है अपने रिलीजन को सिर्फ फॉलो ही नहीं करें, बल्कि स्टेट भी उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। सबको, मतलब सबको इक्वली सपोर्ट करती है। लेकिन निगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या है कि हाँ, तुम रिलीजन तो अपना फॉलो करो भाई, ठीक है, लेकिन चुपचाप फॉलो करो, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इसराइल में जैसे हिजाब को बैन किया गया, या पब्लिक प्लेस तो हिजाब नहीं पहन सकते, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेक्युलरिज्म, कि हाँ सेक्युलरिज्म है, लेकिन बोल रहा है कि पब्लिक में ये सब सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, सारे रिलीजन का इक्वल स्टेटस है, और सपोर्ट भी स्टेट इक्वली करती है सबको, ठीक है। तो ये हो गया सेक्युलरिज्म। आइए फोर्थ पॉइंट क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी, अब क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। कह रहा है कि ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी किस चीज पे बेस्ड है, कह रहा है कि जो जो सुप्रीम पावर जो है ना, ये किसके हाथ में है, ये पीपल के हाथ में है। अब डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अ, अब इसराइल ने, अच्छा मैं लास्ट सेक्युलर वाले इसके टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि इसराइल ने बैन किया है, या इसराइल में टर्की बोल रहा था और मैंने इसराइल बोल दिया, ठीक है। तो टर्की आप उसको जो है ये ठीक कर लीजिए, ऑलराइट। एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट में डेमोक्रेटिक में देख रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है ये दो टाइप की है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या कहता है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इज द केस इन स्विट्जरलैंड। कहता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है ना, लोग अपना जो पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पावर एक्सरसाइज कर लिया। जैसे कि अब आपको समझाते हैं एग्जांपल के तौर पर। कह रहा फोर डिवाइस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, एक होता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। देखो स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब आपको समझना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। सर ये सर नहीं, मैं भाई हूँ। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड क्या है। तो रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि अब जैसे आपको एग्जांपल दो कि जैसे कोई गवर्नमेंट कोई बिल लेकर के आए, ठीक है, और वो बिल जो है लोगों के बीच में भेज दिया जाए, ठीक, और बोला जाए कि आप लोग जो है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे न्यूज में यूसीसी चल रहा है, तो गवर्नमेंट को यूसीसी का बिल लेकर के आती है, और ये लोगों के बीच में बिल भेज देती है, बोलती है आप लोग इसमें वोट कर लो, ठीक है, वोट कर लो। जितने वोट आ जाएंगे कि हाँ इसको बिल को पास करना है तो पास, अगर ज्यादा लोग बोले फेल करना है तो फेल, दैट इज रेफरेंडम, ठीक है। लोगों के हाथ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब क्या इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि लोग खुद ही इनिशिएटिव लेंगे, लोग खुद बोलेंगे कि भैया ये फला बिल है, हम प्रपोज करते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर को बोला जाएगा कि तुम इसका इनेक्टमेंट करो। तो ये इनिशिएटिव खुद कौन ले रहा है, वी द पीपल। एक होता है रिकॉल, रिकॉल मतलब रिकॉल कर लेना, वापस बुला लेना। मतलब ये होता है कि वोटर्स के पास अधिकार होता है कि फॉर एग्जांपल कोई आपने इलेक्टर चूज किया और वो बहुत आर्बिट्ररी तरीके से काम कर रहा है, आप बोलेगा चल छोड़ आ जाए वापस, तुमको तुम्हारा पावर हम छीन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। और एक था प्लेबिसाइड, आपने अगर पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी उसमें ये टर्म आया होगा प्लेबिसाइड, जो प्लेबिसाइड किया गया था जूनागढ़ में, है ना, जब हम लोग का डिसइंटीग्रेशन चल रहा था स्टेट्स वगैरह का उस दौरान। तो प्लेबिसाइड में क्या होता है कि लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे। और जनरली जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ना, उसको सॉल्व करने के लिए लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। जैसे जूनागढ़ में हुआ था, वही एग्जांपल मैं दे रहा था आपको, कि आप लोग ये बताएं कि कौन कौन लोग जो है पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और कौन कौन लोग चाहता है कि जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा रहे, तो उस पर वोटिंग करा दिया गया। अब मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने बोला कि हम जूनागढ़ इंडिया में रहेगा, तो जो वहां का रूलर था वो भाग गया पाकिस्तान।
और जूनागढ़ इंडिया में रह गया, तो दैट इज प्लेबिसाइड, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको लोग चुनते हैं ना, वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं और वही गवर्नमेंट चलाते हैं, वही कानून बनाते हैं, जो कि इंडिया में भी है। इंडिया में भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरीके का होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी जो है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, एक मिनट, डेमोक्रेसी, ये भी आपका दो तरीके का होता है। एक क्या है? पार्लियामेंट्री, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्लियामेंट होता है, हम लोग वी द पीपल लोगों को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो लोग संविधान सॉरी कह रहा हूँ, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, और वही लोग जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पार्लियामेंट को भी। पार्लियामेंट इन जनरल, लोकसभा इन पार्टिकुलर, है ना। आप लोगों ने आर्टिकल 75 पढ़ा है कि नहीं? आर्टिकल 75 का क्लाउज 3 होगा, आई थिंक। इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। कहता है ना कि एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, के जो मिनिस्टर्स है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा को। मतलब अगर लोकसभा चाहे तो उसको हटा भी सकता है ना। ये इस तरह की बात की जा रही है, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब ये प्रेसिडेंशियल क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। हमने क्या देखा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो जो बोलेगा वो करेगा, खुद की मर्जी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूएस में ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंडर which executive is responsible to the legislature for all its policies and action। ये तो हम अभी आपको समझा ही दिया, आर्टिकल 75 का जो एग्जांपल दिए थे। अब कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कह रहा है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब सब लोगों को इक्वल वोटिंग राइट की जो बात कर रहा है। पीरियोडिक इलेक्शंस जो होते रहते हैं, रूल ऑफ लॉ मतलब नो वन इज अबव द लॉ, जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है आपकी, है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर मशीनरीज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बोल रहा है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये सब डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है भारत के पॉलिटी का। ठीक है। अब कहता है जो टर्म डेमोक्रेटिक है ना, ये प्रियम्बल में ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब इतना ही नहीं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, कि आप अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, इतना ही नहीं है आपके पास, बल्कि इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी दी गई है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब कि लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होगा। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर मतलब एक एक तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खाने पीने का, इन सब की भी डेमोक्रेसी है इंडिया में, है ना। तभी तो इन कंट्री में आप देखते हैं गवर्नमेंट जो है गरीबी हटाओ कर रही होती है, भारत अन्य स्कीम लेकर के आती है, और लोगों को जो है मुफ्त में चावल गेहूं देती है खाने पीने के लिए, है ना। क्योंकि इंडिया जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भी है इंडिया में, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ठीक? तो इसको अंबेडकर जी ने इस पे एम्फेसाइज किया था, जो कंक्लूडिंग स्पीच था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जो 25 नवंबर को दिया गया था 1949 में। उसमें कुछ कहा था, आइए देखिए क्या कहा था। अंबेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर इज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। कह रहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगा जब तक कि उसके नीचे सोशल डेमोक्रेसी ना हो। क्या होता है सोशल डेमोक्रेसी? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कह रहा है कि ये एक तरह का वे ऑफ लाइफ है जो कि लिबर्टी रिकॉग्नाइज करता है, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज करता है। Principle of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from other is to defeat the very purpose of the democracy। देखो ये सब वर्ड है, उस पर ज्यादा emphasize नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स अभी आगे आपको समझ ना दिए। लिबर्टी कैनॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैनॉट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी,
nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality विदाउट लिबर्टी वुड फील लिबर्टी। देखो अब ये जो अम्बेडकर जी ने बोला ना, ये तुमको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोला है तो आप इसमें से दो तीन लाइन कुछ आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं जिसको आप मेंस में इस्तेमाल कर लें, ये आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ जो है ये सोशल डेमोक्रेसी भी इम्पोर्टेंट है, और लिबर्टी जो है उसको इक्वालिटी से नहीं अलग कर सकते, इक्वालिटी को लिबर्टी से नहीं अलग कर सकते, और लिबर्टी इक्वालिटी अलग नहीं हो सकता फ्रेटर्निटी से, यही सब बात कर रहे हैं वो, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व बोला था 1997 में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोलता है टू एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये इगैलिटेरियन क्या होता है? इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? मतलब एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट्स, तो वही बात कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, ठीक है, कि एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर स्थापित करना है, मतलब सबको इक्वल राइट मिले, सिटीजन को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिले, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिले, ठीक है। अब आखिरी लास्ट आइए देख लेते हैं, लास्ट क्या है हमारा, फिफ्थ नंबर, रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक। अब ये रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब अगर हिंदी में बात करें, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र। गणतंत्र कंट्री में क्या होता है ना, कि यहाँ पे सरकार और नेता दोनों के ही दोनों इलेक्टेड होते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक, कैसे? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट जो है उसको इलेक्ट किया हमने, दैट इज व्हाई इट इज अ रिपब्लिक। और देखो समझाते हैं तुमको क्या कह रहा है लक्ष्मीकांत जी, जरा उसको भी समझते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक मोनार्की में, एक रिपब्लिक। कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरीके का होता है, या तो एक मोनार्की भी हो सकता है, रिपब्लिक हो सकता है। मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो हेरिडिटरी पोजीशन जो है इंजॉय कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल यूके, यूके में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में आप लोग देखते हैं कि अभी क्वीन एलिजाबेथ जो है, जो भी थी उनकी डेथ हुई, तो अब उनके जो प्रिंस आ गए, जो भी प्रिंस चार्ल्स या जो भी नाम है उनका, आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट द, पर सच में मुझे याद नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे हेरिडिटरी चला आ रहा है, तो अब वो हो गए रिपब्लिक के हेड, मोनार्की है वो, है ना। लेकिन इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पोजीशन, फिक्स पीरियड। जैसे कि यूएसए की बात कर रहा है कि हेड ऑफ स्टेट हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो इंडिया में भी जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। Therefore, the term republic in our table indicates that India has an elected head called the president. देखो वही बात कर रहा है ना, he is elected indirectly for a period of 5 years, 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है इंडिया में प्रेसिडेंट है, ब्रिटेन में कौन है, उस हेड ऑफ द स्टेट दैट इज मोनार्क वहां का, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं, रिपब्लिक ऑल्सो में टू मोर थिंग। रिपब्लिक का मतलब दो और चीज होता है, वन, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like the king। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, मतलब जो मर्जी का मालिक, वो पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है लोगों को दिया जाएगा, ना कि सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि किंग को दे देगा। तब तो टायरनी हो जाएगी, है ना, कंट्री में डेमोक्रेसी ही नहीं रह जाएगी, और जैसे जैसे पहले राजा लोग रूल करते थे उस तरह की चीजें होने लग जाएंगी, है ना। तो आइए उसके बाद बात करते हैं दूसरी, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि कोई भी प्रिविलेज क्लास जो है वो बिल्कुल उनका एब्सेंस रहेगा, मतलब किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देना है। और जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, है ना, जो सरकारी जॉब्स वगैरह होते हैं, वो सारे सिटीजन के लिए खुला हुआ रहेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये चीज है, तो ये हमने पांच चीजें आज जो है अभी देखी आपको। रिपब्लिक पढ़ा हमने, डेमोक्रेटिक देखा, सेक्युलर देखा, और सोशलिस्ट देखा, सॉवरेन देखा। ये पांच कीवर्ड्स आज देखे हैं, अगले में और आगे के चार और कीवर्ड्स हैं, और बाकी उसके अलावा क्रिटिसिज्म वगैरह है कुछ, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल है, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एमेनेबिलिटी है, और इस तरह से प्रियम्बल चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, चलता हूँ, मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में।